तो फ़िल्म की शुरुआत होती है एक फ़ॉरेस्ट से जो कि वेस्ट फ़ॉरेस्ट था। वहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं जो कि क्लाइंबिंग कर रहा होता है। लड़की का नाम रिची था और लड़के का नाम हैली था। अब ये दोनों वहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहे थे। लड़का जल्दी से ऊपर पहुँच जाता है। जब वो देखता है तो वहाँ से एक गंदे नाले की उसे नदी नज़र आती है। जब वो लड़की को ये वो बताता है और उसे कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, तभी लड़की का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे चली जाती है। अब वो हवा में लटकने लगती है, लेकिन फिर भी अपने आप को सँभाल लेती है। अब दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और अपने हस्बैंड रिची को दोबारा से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पे ना पाकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे ऊपर से अपने ऊपर खून गिरता हुआ नज़र आता है। वो उस खून को देखती है और फिर ऊपर देखती है जहाँ पर उसके हस्बैंड रिची को किसी ने मार दिया था और उसका खून भी गिर रहा था उसे। अब ऊपर से कोई फेंक देता है नीचे और वो नीचे जा गिरता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब उसकी रस्सी भी कोई ज़ोर-ज़ोर से ऊपर खींचने लगा था। यही देखते हुए वो अपनी रस्सी को जल्दी से काट देती है और नीचे गिर जाती है। जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड तो मर गया, वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। अब वो इन्हीं पहाड़ों में कुछ अजीब-सी आवाज़ें सुनती है, यानी कि वो कातिल यहाँ भी आ गए थे। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, यानी कि अपनी कार तक पहुँचने की कोशिश करती है। इसका पाँव एक नुकीली तार के साथ अटक जाता है और वो गिर जाती है। तभी वो लोग आकर इसको खींच कर ले जाते हैं। अब हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के लापता होने की खबर फैल रही थी। कोई कोई चीज़ होने की भी वो बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई असेव वग़ैरह है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कैरिस होता है। अब वो रास्ते पे जा रहा होता है, उसे शायद किसी मीटिंग में जाना था, तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, लेकिन ट्रैफ़िक तो वहाँ पे जाम था। वो काफ़ी देर इंतज़ार करता है, लेकिन ट्रैफ़िक फिर भी नहीं चलती और वो गाड़ी से उतरता है और अगले ट्रक के पास जाता है। तो वो ड्राइवर से जाके पूछता है कि ये ट्रैफ़िक क्यों जाम हुई है? और वो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक उलट गया है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। अब कैरिस अपनी गाड़ी को वहाँ से बैक निकाल लेता है, वो वहाँ से जाने लगता है, अपनी कंपनी को कॉल करता है, लेकिन वहाँ तो जंगल था और उसकी कंपनी को कॉल ही नहीं जाती, यानी कि यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तभी वो फ़ोन की तलाश में वहाँ पे एक गैस स्टेशन देखता है और वहाँ पर चला जाता है। अब जब वो स्टेशन के पास पहुँचता है, वहाँ पर उसे काफ़ी सारी लापता गाड़ियाँ मिलती हैं। तभी वो वहाँ पे गैस स्टेशन पर भी पहुँच जाता है और उसके मालिक को, यानी कि गैस स्टेशन के मालिक को देखता है जो कि एक बीमारी में मुब्तला इंसान लग रहा था। अब वो गाड़ी से उतर कर वहाँ से फ़ोन करने लगता है, लेकिन वो फ़ोन भी डेड था, तो उसकी कॉल नहीं होती। तभी वो मालिक से पूछता है कि दूसरा रास्ता मुझे बताओ शहर जाने का, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी इसे एक मैप नज़र आता है जो कि वो शहर जाने का रास्ता था, यानी कि कच्चा रास्ता था शहर जाने का। तभी वो उस गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है। वो भी इसे कहता है कि हाँ, हाँ, तुम इस रास्ते से चले जाओ, और वो यहाँ से, यानी कि कैरिस यहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से निकलता है और घने जंगलों से होकर इंटरसेक्शन पर पहुँचता है। तभी वहाँ पे 2 रास्ते होते हैं और वो कच्चा रास्ता, यानी कि शॉर्टकट को रास्ता बनाता है अपना। तभी वो वहाँ पे जा रहा होता है, तभी एक जानवर वहाँ पे मरा पड़ा होता है। वो उसे देखने के चक्कर में अपनी गाड़ी को उल्टा लेता है, यानी कि अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेता है सामने वाली गाड़ी से। और वो सारे लोग इसके गाड़ी से निकल कर इसका पता पूछते हैं, यानी कि वो पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? ये उसे उनसे सॉरी कहता है और यहाँ पर बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है। अब फ्रांसीन उसे बताती है कि यहाँ पर सड़क पर किसी ने नुकीली तार बिछाई हुई थी, इसी वजह से उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। इनमें से इनकी एक दोस्त पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का सोचती है, लेकिन कैरिस उनको मना करता है। अब तभी सारे पैदल ही चलने का सोचते हैं। इवान और फ्रांसीन यहाँ पर गाड़ी की देखभाल करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। तभी जब बाकी लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, उनको एक मरे हुए जानवर की, यानी कि बिल्ली के मरे हुए की लाश नज़र आती है, जिसे देख कर लगता है कि उसे किसी ने दरमियान से काट दिया था। अब वो लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि गाड़ियों के टायर वहाँ पे चल रहे हैं। इनको खतरे का अंदेशा होता है, लेकिन फिर भी वो आगे चलने का सोचते हैं। इवान और फ्रांसीन को देखते हैं जिनको उस जंगल में हलचल नज़र आ रही होती है। अब इवान वहाँ पे देखने जाता है जंगल में कि वहाँ पे क्या है, लेकिन फ्रांसीन पीछे ही होती है। इवान जब काफ़ी देर तक नहीं आता, फ्रांसीन अब काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके पीछे जाती है। तभी वो वहाँ पे उसका शूज़ देखती है, थोड़ा-सा आगे देखती है तो उसका कटा हुआ कान वहाँ पे पड़ा होता है। वो रोने लग जाती है। तभी कोई शख्स पीछे से आकर उसका नुकीली तार से गला दबा देता है और उसके मुँह में तार घुसेड़ देता है, उसे मार देता है।
अब बाकी लोगों को हमें दिखाया जाता है जो कि रोड पे जा रहे होते हैं, यानी कि मदद के लिए इनको चलते-चलते एक घर दिखाई देता है। ये लोग घर में मदद के लिए जाते हैं। कैरिस को वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब ये लोग इस घर का डोर नॉक करते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये लोग अंदर आते हैं, यानी कि फ़ोन ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर खाने का सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पर कई सदियों से जैसे कि सफाई नहीं की हुई, ऐसा ही घर था ये। अब दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। जैसे ये फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि इंसानों के कटे हुए गोश्त वहाँ पे पड़े हुए हैं। ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरी लड़की भी देखती है कि वहाँ पर वही नुकीली तार पड़ी हुई है, जिससे उनकी उनकी गाड़ी भी टकराई थी और उनका टायर पंचर हो गया था। अब ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आ रही है। तभी ये लोग डर जाते हैं और पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा तो लॉक था। और तभी ये लोग घबरा जाते हैं और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और वो आदमी फ्रांसिन की लाश को वहाँ पर ला के रख देता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। तभी कैरिस और दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ हम लोग पहली दफ़ा 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो कि फ्रांसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं। अब ये लोग अपने नुकीले हथियारों से उसको काटने लगते हैं। उसके बाद वो लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन कैरिस उसके मुँह पे हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद ही वो आदमखोर उस लाश को खाकर आराम से सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर ये सारे लोग ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमखोर की नज़र इन पर पड़ जाती है और जहाँ इसे देखकर ये सारे लोग ही भाग जाते हैं और घर की पिछली तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और आदमखोर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो तीनों आदमखोर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी एरिस सोचता है कि वो उनकी गाड़ी चुरा लेगा। वो वहाँ से भागकर उनको अपनी तरफ इशारा करता है। तभी एक आदमखोर उसे गोली मार देता है और कैरिस जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि उस ट्रक को देखकर उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो भाग रहा था उसके आर-पार यानी कि उसके सीने में एक तीर आर-पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब बाकी तीनों लोग वो ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुछ देर आगे जाते हैं तो वो ट्रक किसी जगह पे फँस जाता है। इन तीनों को वहीं पे ट्रक छोड़कर पैदल ही आगे जाना पड़ता है। अब ये लोग चलते ही रहते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो तीनों आदमखोर इनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। अब वो तीनों थक कर एक जगह पे लेट जाते हैं। तभी कार लेक इनको ऊपर की तरफ इशारा करती है। वो देखते हैं कि एक वॉच टावर है वहाँ पे। ये तीनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी ये लोग ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ये लोग उदास हो जाते हैं। जैसी को अब वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जो कि कैरिस की पट्टियाँ करना शुरू कर देती है। फिर कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है, जिससे वो मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेडियो तो चलता ही नहीं। अब कैरिस नीचे देखता है तो वो तीनों आदमखोरों को देखता है। तभी वो लोग घबरा जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये दोबारा से देखता है तो वो तीनों आदमखोर इसी टावर पे चढ़ रहे थे। तभी कैरिस उसके एंट्री गेट पर काफ़ी ज़्यादा सामान रख देता है। अब कुछ ही देर बाद कार्लिस इन तीनों को जाते हुए देखता है। तभी कार्ली रेडियो से लोकेशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमखोर रेडियो के तार भी काट देते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वो तीनों आदमखोर इस टावर को आग लगा देते हैं। अब ये खुद को बचाने के लिए कार्ली अब वहाँ पर एक बक्सा दरवाजे पे मारती है और उसे तोड़ देती है। अब कैरिस को वहाँ पर दरख्त नजर आते हैं। वो सोचता है कि दरख्तों के ऊपर छलांग लगा देंगे हम तीनों। ये तीनों अब दरख्तों पे छलांग लगा देते हैं। वो तीनों आदमखोर भी इनके पीछे ही पड़े हुए थे। और वो तीनों आदमखोर इनको दरख्त पर चढ़ता हुआ देख लेते हैं। तभी वो दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग आदमखोरों को देखकर अब एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक जाना शुरू कर देते हैं। अब दरख्त को पार करते हुए एक आदमखोर कार्लिस को पकड़ लेता है और मौका पाते ही उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब कैरिस वहाँ से बचकर किसी तरह से निकलते हैं। कैरिस और उसके दोस्त, जब कैरिस को वहाँ पे एक गाड़ी नजर आती है, वो भागकर उससे मदद मांगने की कोशिश करता है। पुलिस वाला उसकी बात सुनने के लिए बाहर निकलता है। तभी एक तीर उसकी आंख से आर पार हो जाता है। अब यहाँ पर एक आदमखोर आ जाता है, जो कि कैरिस को मारने के लिए आता है। कैरिस अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। तभी वो आदमखोर गाड़ी के नीचे देखता है तो कैरिस वहाँ पे होता ही नहीं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर उन लोगों ने जेसी को बांधा हुआ था और उसे टॉर्चर करे थे। वरना ये आदमखोर उस जेसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वो किसी गाड़ी की हलचल देखता है। जैसे ही वो पीछे देखने की कोशिश करता है, अब कैरिस वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है। गाड़ी से उतरते ही कैरिस अब उसे अमान को भी मार देता है। कैरिस अब जेसी को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक आदमखोर फिर से कैरिस पे हमला कर देता है। अब कैरिस को मरता हुआ देख
जैसे ही वहाँ पर एक तीर रखा हुआ पड़ा था, वो उस आदमखोर को उस तीर से मार देती है। लेकिन कैरिस को वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी यानी कि फ्यूल की गाड़ी नज़र आती है। वो उस ग गाड़ी को निशाना बनाता है, उसका धमाका कर देता है और इस घर को आग लग जाती है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। तभी ये दोनों उस ट्रक को लेकर वहाँ से निकलते हैं और उस गैस स्टेशन तक पहुँचते हैं। गैस स्टेशन का मालिक अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है उस गाड़ी को देखकर। तभी कैरिस उस मैप को उतार लेता है वहाँ से और वहाँ से मैप लेकर चला जाता है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।